Assalamu alaikum, dear friends and students. This is again Kudratullah with you people with the new topic of uh, structure of sperm from class second year, chapter reproduction. And in this lecture, we will focus on sperm only, right? इससे previous lecture में हमने स्पर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था सुपरमेटोजेनेसिस के केस में कि ये हमारे पास हेप्लाइड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। विदाउट स्पर्म मेल जो है ना वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। एक्चुअली स्पर्म आर द हेप्लाइड सेल्स, ये गेमीट्स होते हैं। these are called as male gametes, राइट। ये क्या है? ये मेल गेमीट्स हैं। और ये इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दिस आर कॉल्ड एज zoids, एनिमल सीड्स आर सुपरमेटोजोआ, ठीक है। these are actually sperm contain the haplide number of the chromosome। इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है ना वो हाफ होती है। क्यों? क्योंकि ये गेमेट्स है, इसने फिर मजीद ओवा से मिलके एक क्या बनाना है, एक न्यू इंडिविजुअल बनाना है, और उस इंडिविजुअल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे, मींस डिप्लाइड होगा। सो दैट्स व्हाई बोथ स्पर्म एंड ओवा बोथ आर एक्चुअली हेप्लाइड इन नंबर, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस: हेड ऑफ स्पर्म, neck of sperm, body of sperm and tail of sperm. So firstly we will discuss about the head of sperm. If we look here, for your kind information, the size of sperm head is about 3 to 5 micron meter. Okay, this is very important objective, and as we know, the very important objective that sperm are the smallest cell of the body. This is for your ETET MCQs. ठीक है। और इसकी जो शेप है, दिस इज ओवल शेप, ओविड शेप, ठीक है। as you can see here, this is oval shape, and its components, apart from the acrosome, it contain a thin membranous structure, ठीक है। इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन जो है, ये तीन मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, and it contain a nucleus and thin cytoplasm। इसमें न्यूक्लियस भी है, सेपरेट न्यूक्लियस है, and this nucleus contain a haplide number of the chromosome and it also contain the cytoplasm। सही है। और इसमें इस हेड का जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, दैट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम इज एक्चुअली द सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ द हेड। हेड का जो तीन में से मतलब ये जो पोजीशन हो गई ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। समझ आ रही है? इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एक्रोसोम का। और ये एक्रोसोम जो है ना फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प देता है। वी विल डिस्कस दिस इन इट्स फंक्शन। अगर हम एक्रोसोम के कंपोजिशन को देख ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओवर हियर, दैट दिस एक्रोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ गोल्जी apparatus, राइट। गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोमल वेसिकल्स, सच लाइक लाइसोसोम, इसके वेसिकल्स होते हैं। लाइसोसोम भी वेसिकल है ना, जो कि गोल्जी बॉडी ही से एराइज होती है। तो एक्रोसोम भी एक्चुअली इस तरह लाइसोसोम की तरह गोल्जी बॉडीज ही से एराइज होती है। इसी तरह इसके साथ साथ गोल्जी बॉडीज के साथ जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, राइट। द सेकंड पार्ट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ओके। this is called as mucopolysaccharide, and the third component is called as acid phosphatase, acid phosphatase. This is very important objective. If anyone can ask from you about the composition of sperm, then your answer will be that it contain the lysosomal like vesicle of the Golgi apparatus and mucopolysaccharide and acid phosphatase, right? Phosphatase means it contain enzyme and we will discuss this enzyme later on. यहां तक क्लियर हो गया? हमारे पास एक्रोसोम है और इस एक्रोसोम की कंपोजिशन क्या है? वो हमारे पास गोल्जी apparatus है, ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज है एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। अभी इस एक्रोसोम का अगर हम फंक्शन देख ले, सो दिस एक्रोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इसका होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह ये एक्रोसोम जो है ना, एक्रोसोम एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये एक केमिकल को सीक्रेट करता है, थिन म्यूकस को सीक्रेट करता है, जिसको हम जिज कहते हैं। और ये जिज एक्चुअली क्या करता है? एक्रोसोम के हेड को वॉश कर देता है। द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन, राइट। कैपेसिटेशन।
और उस कैपेसिटेशन के बाद जो है ना ये एक्रोसोम एक्चुअली अवेलेबल एक्टिव होता है किस चीज के लिए, स्विमिंग के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। ये हो गया कि ये फर्टिलाइजेशन करता है। इसके साथ साथ इस एक्रोसोम में हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट कंटेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम, राइट, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, हाइलोरोनिडेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। और इस हाइलोरोनिडेज और प्रोटीएज एंजाइम की वजह से ये जो एक शेल है, एक मेम्ब्रेन जो है इसको रप्चर करते हैं, और उसके रप्चरिंग की वजह से फिर क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो गए, ठीक है। विदाउट दिस एंजाइम हाइलोरोनिक एसिड वहां पर पाया जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि इंटरकनेक्टेड सीमेंट की तरह फॉलिकल सेल को जॉइन करता है। तो जब तक हाइलोरोनिडेज एंजाइम उस हाइलोरोनिक एसिड को खत्म नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम, हाइलोरोनिडेज एंजाइम उसको खत्म कर देता है, दैट्स व्हाई वो एक जो है ना उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जोना पेलुसिडा जिसको हम कहते हैं, जोना रेटिकुलेटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में, फर्टिलाइजेशन के केस में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास ये फर्टिलाइजेशन जो है ना, फर्टिलाइजेशन इससे हो सकती है, इस फॉर्म से। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज नेक। नेक इज एक्चुअली द पार्ट, द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पर्म, जो सबसे छोटा होता है, एंड इज कनेक्टेड विद द हेड एंड द मिड पीस, जिसको हम बॉडी कहते हैं, सॉरी नॉट मिड पीस, वी विल डिस्कस अबाउट मिड पीस, ठीक है। हेड और बॉडी के साथ ये अटैच होती है, एंड इट कंटेन अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इसमें हमारे पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। इसमें से ये सेंट्रियोल जो है ना, ये एक्चुअली थिक फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं, और उन थिक फिलामेंट्स को हम, एक को हम नाम देते हैं एंटीरियर सेंट्रियोल और एक को हम नाम देते हैं पोस्टीरियर सेंट्रियोल, सही है। इसमें ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, एंटीरियर सेंट्रियोल एंड पोस्टीरियर सेंट्रियोल। एक को हम कहते हैं एंटीरियर एंड नोब और दूसरे को हम नाम देते हैं पोस्टीरियर एंड नोब, राइट। तो अभी अगर हम देख लें, ये जो हमारे पास एंटीरियर सेंट्रियोल है, ये हमारे पास एंटीरियर एंड लोब से बनता है, और पोस्टीरियर सेंट्रियोल पोस्टीरियर एंड लोब से बनता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये दोनों सेंट्रियोल, इसमें से एक का जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एराइज होता है, और उसके एराइजिंग की वजह से फिर क्या बनता है, उससे फिर एक्सियल फिलामेंट बनता है। फाइन टू बी नोटेड, ये एक्सियल फिलामेंट की जनरेशन कहां से होती है, ये नेक से होती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन अ बॉडी, सही है। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव याद रखें कि नेक और बॉडी को कलेक्चुअली हम नाम देते हैं मिड पीस, ठीक है। नेक और बॉडी, इसको कलेक्चुअली हम नाम दे सकते हैं एज अ मिड पीस। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, और इस बॉडी के शेप को अगर हम देख ले, सो दिस इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, शेप इसकी शेप जो है ना वो सिलेंड्रिकल होती है, और लेंथ जो है वो 5 to 9 माइक्रोन मीटर एंड थिकनेस इज 1 माइक्रोन मीटर। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये नेक जो है ना, ये बॉडी के साथ अटैच होती है। किस तरह अटैच होती है, क्योंकि वो एक्सियल फिलामेंट जो है ना वो रिलीज कर देता है। एक्सियल फिलामेंट कहां से, ये नेक से आती है, नेक से आके ये बॉडी का जो लास्ट पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं एंड डिस्क, यहां पर खत्म हो जाती है, एंड डिस्क पर खत्म हो जाती है। ये सेंट्रियोल है बेसिकली, एक्सियल फिलामेंट जिसको हम कहते हैं, या एक्सियल थ्रेड जिसको आप कहते हैं। तो ये हमारे पास नेक से एराइज होके बॉडी के लास्ट पार्ट, जिसको हम एंड डिस्क कहते हैं, वहां पर खत्म हो जाती है। मींस सेंट्रियोल खत्म नहीं होती, एक्सियल फिलामेंट खत्म नहीं होती, बॉडी का जो लास्ट हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज द एंड डिस्क, वहां पर वो फ्यूज होते हैं, सही है। तो यहां पर बॉडी में हमारे पास द वेरी वेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये एक्सियल फिलामेंट जो है, इसके ऊपर एक कॉइल स्ट्रक्चर अपीयर कर देता है, एंड दैट कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पाइरल फिलामेंट।
So now we can say that this spiral filament is actually produced by this mitochondrion. Mitochondria की वजह से ये spiral filament जो है ना वो axial filament को surround कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्यों सराउंड करता है? फॉर देयर मोर मोटिलिटी, ताकि उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी दे दे, ठीक है, और वो मोटाइल हो जाए, एक्टिव हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद जो लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज टेल, एंड टेल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स हैविंग टू फिलामेंट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज चीफ और मेन पीस एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज टर्मिनल और एंड पीस। अगर हम चीफ और मेन पीस को देख ले, सो दिस इज अबाउट 40 to 50 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, और इसमें हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इस चीफ और एंड पीस में होगा, लेकिन अगर हम टर्मिनल पीस को देख ले, सो देयर विल बी नो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ओनली एंड ओनली द एक्सियल थ्रेड और एक्सियल फिलामेंट इज प्रेजेंट। Am I right? And this axial filament, this actually the tail actually called as flagella. ये क्या है? ये flagella है। So this is all about the structure of sperm. दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। We will focus on only and only the diagram of the sperm. Let's suppose this is the sperm diagram. The sperm head is oval in nature, which contain the cytoplasm and also having the cytoplasm and also having the nucleus which contain the haploid number of a chromosome. And this, the anterior part of a, not posterior, sorry, the anterior part of a sperm is called as acrosome, right? And this acrosome is actually made up of the Golgi apparatus, mucopolysaccharide and acid phosphatase enzyme. And its function is in fertilization. Why? Because it contains the different type of the proteolytic enzyme, and that proteolytic enzyme contain hyaluronidase and protease mainly, and उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो एग के जो मेम्ब्रेन होगी उसकी रप्चरिंग होगी, जिसकी वजह से एग जो है ना वो ओपन होगी और स्पर्म इसको डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है। सही है? इसके साथ जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज neck, which is the shortest part and containing a pair of centriole. These are actually the thick filaments in nature. The one is called as the anterior centriole and the second one is called as posterior centriole. These anterior and posterior centriole are present in the neck, और ये centriole फिर यहाँ से arise होके कहाँ तक, means body और tail तक पहुँचते हैं। सही है? Neck and body are collectively called as meat piece. और बॉडी को अगर हम देख लें, सो दिस इज एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप, और इसकी साइज 5 to 9 माइक्रोन और थिकनेस 1 माइक्रोन मीटर होती है, एंड इट कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से फिर ये स्पाइरल फिलामेंट्स बनाएगा। किस चीज के ऊपर? एक्सियल फिलामेंट के ऊपर। सही है? और इसका जो एंड स्टेज है किस चीज का? बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज एंड डिस्क। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज टेल। Tail contain the two parts. The first one is called as chief or main piece, and the second is called as terminal or end piece. Right? The chief or main piece is the longest part of a sperm, which is about 40 to 50 micron meter, and having the cytoplasmic extension. While the end stage or the terminal end, it lacks the cytoplasmic extension and only having the axial filament or axial thread. So this is all about the structure of sperm. And the next topic is the hormonal control of spermatogenesis. कि spermatogenesis में हार्मोन्स का क्या रोल है? ठीक है, इसमें हार्मोन्स जो है ना ये कैसे रोल प्ले करते हैं? ठीक है, मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट हार्मोन्स. ओके, सो एज the name indicate hormone. The word hormone is derived from hormone, which means to excite. ठीक है, टू बी फंक्शनल, के वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस कर सके, एक्साइट हो जाए. ठीक है, लेकिन इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म में हार्मोन्स का क्या रोल है? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दिस हार्मोन, राइट? And as we know that we have hypothalamus, which is called as master of the master gland, the very important objective
master of master gland. Hypothalamus is called as master of the master gland. ठीक है? And this is working as a bridge, the communication between the nerves and the chemical coordination. ये both nerves और chemical coordination को regulate करता है. तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो सबसे पहले GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट होगा, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट होगा और उसकी एक्टिवेशन की वजह से फिर क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. हाइपोथैलेमस इस फैक्टर को रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर को, और उसके एक्टिवेशन की वजह से फिर क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी 3 टाइप ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. एक को हम नाम देते हैं FSH. FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दूसरा हार्मोन है LH. LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. लेकिन मेल के केस में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर बुक. ICSH मीन्स इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड द थर्ड हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी आप इसको कह सकते हैं. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द हाइपोथैलेमस इन अ फेवर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और फैक्टर, ये एक्टिवेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से 3 हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होंगे. ठीक है, इन 3 हार्मोन का किस चीज में, स्पर्म के फॉर्मेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. किस तरह रोल है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर 3 टाइप ऑफ हार्मोन को दोबारा रिलीज करेगा. कौन सा, एस्ट्रोजन, एनहेबिन एंड एक्टिविन. और ये LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा. अगर हम देख ले प्रीवियस लेक्चर को स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो उसमें मैंने आप लोगों को 4 स्टेजेस बताए थे स्पर्मेटोजेनेसिस के: प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये थे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नाउ. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ द FSH. जैसे ही FSH सीक्रेट होगा, FSH इज एक्चुअली द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरमेटोजेनेसिस. ये क्या करेगा, ये इनिशिएशन करेगा, इनिशिएशन ऑफ द सुपरमेटोजेनेसिस करेगा. किस तरह करेगा इनिशिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हार्मोन sperm forming cell in a body is called as FSH. Point to be noted. The sperm forming cell is called as FSH. Why? Because this is actually the hormone which is responsible for the initiation of the supermetogenesis. Clear हो गया? Supermetogenesis की initiation ये कैसे करेगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, रिप्रेजेंट किया है. लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. एक को हम नाम देते हैं सुपरमेटोगोनियम और दूसरे को हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स. सही है, स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स. ऑल्दो इसमें हमारे पास यहाँ पर दूसरे कलमनर सेल्स भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, लेडन सेल. लेडन सेल, सॉरी, लेडिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है, लेडिक सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स. लेकिन हमारा काम यहाँ पर इन 2 सेल्स के साथ है. तो FSH क्या करेगा, FSH एक्चुअली टारगेट करेगा इन 2 सेल्स को. लेट्स सपोज दिस इज द रिसेप्टर ऑफ FSH. लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेट्स सपोज दिस रिसेप्टर इज फॉर FSH. ये FSH का रिसेप्टर है जो कि मैंने Y, ऑलमोस्ट Y के साथ रिप्रेजेंट किया है. सो यहाँ पर लोग, अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद है एंड दिस रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. तो ये FSH इन 2 सेल्स पे इसके साथ ही अपने आप को अटैच करेगा और इसके अटैचमेंट की वजह से फिर क्या होगा, ये सुपरमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा.
So this is very important कि FSH is actually that hormone which is responsible for the initiation of the spermatogenesis. जैसे ही ये इनिशिएशन करेगा, सर्टोली सेल्स, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि ये सपोर्टिंग नर्व सेल्स है जो कि इस स्पर्मेटोगोनियम को हेल्प देता है किस चीज में, नरिशमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा सॉरी, यहाँ पर ये होगा कि ये सर्टोली सेल्स में FSH जब पहुंचता है तो ये FSH अपने आप को 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन में डिवाइड कर देता है। इससे सर्टोली सेल में 3 टाइप ऑफ हार्मोन बनते हैं। कौन कौन से हार्मोन बनते हैं सॉरी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इनहिबिन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्टिविन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे ही FSH इन दोनों सेल्स के साथ अटैच हो गया, इसने सर्टोली सेल में अपने आप से 3 टाइप ऑफ हार्मोन बनाए। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। वी विल डिस्कस दिस नाउ। सही है। सो अगर हम इस प्रोलिफरेटिव स्टेज को देख लें तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव स्टेज में 2 टाइप ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व है। कौन कौन से? FSH एंड ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। तो इस तरह हम ये लिंक कर सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ग्रोथ हार्मोन का होना जरूरी है। तो इसको अगर हम लिंक कर लें, ग्रोथ हार्मोन की लेस सिक्रीशन से, हाइपोसिक्रीशन से एक डिजीज काज होती है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, पस्तकद। तो अगर कोई इंडिविजुअल बहुत पस्तकद है तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा दैट विल बी हाईली या सीवियरली अफेक्टेड। पॉइंट टू बी नोटेड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि जो लोग पस्तकद होते हैं, मींस एक तो नॉर्मल मतलब पस्तकद होते हैं लेकिन वो ड्वार्फिज्म में नहीं आते, एक वो जो कि बहुत पस्तकद होते हैं, तो उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो अफेक्टेड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इनिशिएशन, द प्रोलिफरेशन स्टेज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज a proliferation stage of spermatogenesis is occur by means of follicle stimulating hormone and growth hormone। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा जो सेकेंड फेज है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के लिए टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का होना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताया है कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल है। इसमें एक को मैंने 3 टाइप ऑफ सेल्स, सुपरमेटोगोनियम और सर्टोली सेल्स, उसका फंक्शन तो यहाँ पर खत्म हो गया। जो थर्ड सेल है दैट इज कॉल्ड एज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। सही है। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन LH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेट सपोज इसको मैं इस रिसेप्टर के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये रिसेप्टर यहां पर पाया जाता है। तो जैसे ही ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं, सबसे पहले लेट सपोज ये इधर चले गए लेकिन उसका रिसेप्टर नहीं है, फिर सर्टोली सेल में चले गए लेकिन रिसेप्टर नहीं, उसके बाद ये लेडन सेल में आ गए, उसको रिसेप्टर मिल गया। जैसे ही उसको रिसेप्टर मिलेगा, ये लेडन सेल में अपने आप से दूसरा हार्मोन बनाता है जिसको हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन, विच इज कॉल्ड एज मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी एंड्रोजन है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये याद रखे बेटा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका काम सुपरमेटोजेनेसिस के साथ नहीं है, इसका काम किस चीज के साथ है? जो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट बनते हैं उसकी मैच्योरेशन है, उसके डेवलपमेंट है। सो वी कैन से कि दिस testosterone hormone is used for the all these 3 parts of the सुपरमेटोजेनेसिस। इनिशिएशन के अलावा, सुपरमेटोजेनेसिस के अलावा इसके बाद जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो मैच्योरेशन है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन सब में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना ये जरूरी है। एंड दिस इज एक्चुअली स्टेरॉइड हार्मोन इन नेचर। इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी इसके साथ, मतलब उसके ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फेज है उसमें भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन फोर्थ फेज को अगर हम देख लें, सो दिस फोर्थ फेज कंटेन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताया है
कि FSH जब सर्टोली सेल्स में आता है तो ये 3 टाइप ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। तो यहां पर हम पढ़ते हैं पहले एस्ट्रोजन को। So the very important objective for your entry test, very important. This estrogen is responsible for the spermiogenesis. Spermiogenesis या differentiation of sperm. मैंने आप लोगों को कल लेक्चर में ये बताया था ना कि spermatogenesis is the formation of sperm and spermiogenesis is the maturation of sperm. Spermatid से हमारे पास स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एस्ट्रोजन का होना जरूरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? सर्टोली सेल्स में बनता है। किस चीज की वजह से बनता है? FSH की वजह से बनता है। क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास 2 हार्मोन और भी रह गए, इनहिबिन और एक्टिविन। बोथ दिस इनहिबिन एंड एक्टिविन, दीज आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, आप लोगों को मैंने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताया था, अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर में भी, कि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात कर लें, कि इसमें अगर एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो दूसरा स्टॉप होता है। तो इनहिबिन, दिस इज एक्चुअली, ये तब एक्टिव मतलब ज्यादा होता है जब हमारे बॉडी में FSH की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, ठीक है, और उसको रोकने के लिए ये इनहिबिन दोबारा हाइपोथैलेमस की तरफ जाता है, तो फिर सुपरमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है ना ये डिक्रीज होता है, मतलब उसको कम कर देता है। समझ आ रही है? इनहिबिन का काम क्या है? टू डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH। ठीक है, जब भी स्पर्म की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो फिर वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि बस आप मजीद FSH को सीक्रेट ना करें। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी को स्पर्म की मजीद जरूरत नहीं है। ठीक है, तो FSH और इनहिबिन एंड एक्टिविन, और एक्टिविन सच लाइक आप लोगों को मैंने डियाबिटिस मेलाइटस के केस में बताया था ना कि एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। तो एग्जैक्टली इसी तरह ये भी है। इनहिबिन उस वक्त सीक्रेट होगा जब बॉडी में स्पर्म की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एक्टिविन तब सीक्रेट होगा जब बॉडी में स्पर्म की कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे ही स्पर्म कम होगा, ऑटोमेटिकली ये एक्टिविन दोबारा हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि नहीं, आप इंटीरियर पिट्यूटरी को दे कहें कि FSH को सीक्रेट कर ले। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में स्पर्म की कमी है। तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, right? So this is all about the hormonal control of a spermatogenesis. Let's give them another review. Spermatogenesis is actually a process in which the sperms are formed, which are called as the male gametes. तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए भी गेमीट्स का होना, हार्मोन्स का होना जरूरी है। तो ये हार्मोन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, वो एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो 3 हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर ले। FSH क्या करेगा? वो इंटरस्टिशियल सेल्स स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स के साथ मिलके प्रोलिफरेशन करेगा, मींस इनिशिएशन ऑफ द सुपरमेटोजेनेसिस करेगा, और सर्टोली सेल में ये 3 टाइप ऑफ हार्मोन बनाएगा, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड एक्टिविन, राइट? और इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल में आएगा, वहां पर टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। सही है, ग्रोथ हार्मोन सब में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन में हमारे पास FSH और ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दोज इंडिविजुअल हैविंग अ सीवियर ड्वार्फिज्म मे आल्सो अफेक्ट देयर सुपरमेटोजेनेसिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस सिक्रीशन ऑफ द सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसके फंक्शन, एस्ट्रोजन के फंक्शन को देख ले, सो एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुपरम्यूजेनेसिस व्हिच इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्पर्म, और वो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प देता है। इसी तरह इनहिबिन एंड एक्टिविन, दीज आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर एंड प्लेइंग अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द FSH। जब FSH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इनहिबिन जो है ना वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि बस मुझे इस स्पर्म की जरूरत नहीं है, तो मजीद FSH सीक्रेट नहीं होगी। जैसे ही कमी होगी तो एक्टिविन मैसेज देगा कि नहीं, मुझे FSH चाहिए। तो दोबारा ये प्रोसेस जो है ना स्पर्म फॉर्मेशन का, ये बॉडी में मुसलसल स्टार्ट होता रहता है। सो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी में 400 मिलियन से लेके 600 मिलियन तक
ठीक है। 400 मिलियन से लेके 600 मिलियन स्पर्म पर डे जो है ना ये बनते हैं हमारे बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ अ स्पर्म। आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। एंड लेक्चर्स को एंजॉय कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और जो कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, यू आर अलाउड। थैंक यू वेरी मच।